बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 विकारी शब्द। विकारी शब्द में हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। जैसे सारिका, पुस्तक, बुढ़ापा, चांदी। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गीता, दिल्ली, हिमालय, गंगा आदि। फिर आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जातिवाचक का अर्थ है समान विशेषताओं वाला कोई वर्ग या समूह, यानी कि पूरा ग्रुप। ठीक है। जिन शब्दों से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, पहाड़, पुस्तक, नदी आदि। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद भी माने जाते हैं। सबसे पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे चांदी, तांबा। अब इन्हें द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको अगर हम गर्म करके पिघलाएंगे ना तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। चांदी, तांबा, काष्ठ, पीतल, सोना, दूध, पानी, है ना? अब आप लोग सोचोगे कि ये तो ठोस होते हैं। चांदी की अंगूठी होती है, सिक्के होते हैं, है ना? तांबे का तार होता है। तो अगर हम इनको आग में पिघलाएंगे तो ये एक लिक्विड फॉर्म होती है, इनकी द्रव्य होता है। वर्ग विशेष के समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, टीम, सेना आदि। ठीक है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, सत्य, प्रेम, दया, अच्छाई, ऊंचाई आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण मुख्य रूप से 5 प्रकार से होता है: संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से और क्रिया विशेषणों से। संज्ञा से मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कैसे? आइए देखते हैं। पंडित, पांडित्य, डाकू, डकैती, दुश्मन, दुश्मनी, प्रभु, प्रभुत्व, शत्रु, शत्रुता, मित्र, मित्रता, बाजीगर, बाजीगरी, कारीगर, कारीगरी, इंसान, इंसानियत, चोर, चोरी, नारी, नारित्व, मानव, मानवता, लड़का, लड़कपन, बालक, बालकपन, मनुष्य, मनुष्यता। व्यापारी, व्यापार, भिखारी, भीख, दोस्त, दोस्ती, दास, दासता, देव, देवत्व, जादूगर, जादूगरी, सेवक, सेवा, स्वामी, स्वामित्व, आदमी, आदमियत, स्त्री, स्त्रीत्व, पुरुष, पुरुषत्व, मनुष्य, मनुष्यता, बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, शिशु, शश। ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा: अपना, अपनत्व, अपनापन, पराया, परायापन, निज, निजत्व, आपा, स्व, स्वत्व, पर, परत्व, मम, ममता, ममत्व, अहम, अहंकार। विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है? अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, ऊंचा, ऊंचाई, गहरा, गहराई, चौड़ा, चौड़ाई, बहादुरी, बहादुरी, सुंदर, सुंदरता, भावुक, भावुकता, सीधा, सीधापन, ठंडा, ठंडाई, चिकना, चिकनाहट, दुर्बल, दुर्बलता, कुशल, कुशलता, विमान, बीमारी, नीच, नीचता, आजाद, आजादी, महान, महानता, अमीर, अमीरी, उदार, उदारता, लघु, लघुता।
उदास उदासी, चालाक चालाकी, गरीब गरीबी, गुलाम गुलामी, स्वतंत्र स्वतंत्रता, श्रेष्ठ श्रेष्ठता, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, कामयाब कामयाबी, कमजोर कमजोरी, वीर वीरता, कड़वा कड़वाहट, गरम गर्माहट, सज्जन सज्जनता, ढोंगी ढोंग, बेईमान बेईमानी, ईमानदार ईमानदारी, मीठा मिठास, नमक नमकीन, लंबा लंबाई, भला भलाई। ठीक है। चौथा है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बना। कैसे? धोना धुलाई, पछताना पछतावा, बुलाना बुलावा, बढ़ना बढ़ावा, दिखना दिखावा, चढ़ाना चढ़ावा, कमाना कमाई, भूलना भूल, खेलना खेल, दौड़ना दौड़, कूदना कूद, भूलना भूल, जीतना जीत, अकड़ना अकड़, काटना कढ़ाई, उतरना उतराई, ढलना ढलाई, काटना कटाई, जलना जलन, जमना जमाव, घूमना घुमाव, झुकना झुकाव, पढ़ना पड़ाव, चुनाव चुनना चुनाव, जुड़ना जुड़ाव, घबराना घबराहट, जगमगाना जगमगाहट, जगमगाहट, बौखलाना बौखलाहट, हड़बड़ाना हड़बड़ाहट, समझना समझ, हारना हार, मिलना मिलाई, मिलाप मिलावट, लिखना लिखाई, हंसना हंसी, पढ़ना पढ़ाई, बुनना बुनाई, पहुंचना पहुंच, जीतना जीत, पहचानना पहचान, मारना मार, बहना बहाव, जागना जाग जागरण, सजना सजावट, बनना बनावट, रुकना रुकावट, गिरना गिरावट, उलझन उलझा, बरतना बरता, छटपटाना छटपटाहट, मुस्कुराना मुस्कान, सीखना सीख, भरना भराई, सिलना सिलाई, मोहन मोह, मोहना मोह, लूटना लूट, थकना थकावट। क्रिया विशेषण से संज्ञाएं। तेज तेजी, जल्दी जल्द जल्दबाजी, दूर दूरी, कम कमी, नित्य नित्यता, बहु बहुताई। ठीक है। अधिक अधिकता, निरंतर निरंतरता, निकट निकटता, शीघ्र शीघ्रता, समीप सामीप्य, समीपता, सहज सहजता। क्रिया विशेषण से संज्ञाएं बना। ठीक है। अब अगला विषय है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम यानी सबका नाम यानी कि संज्ञा। ठीक है। जो शब्द संज्ञाओं के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का कार्य वाक्य में संज्ञाओं को बार बार आने से रोकना है। जैसे मैं खेलने जा रहा हूं, रवि के पिता उसके लिए पत्र लाए, राम और उसकी दीदी घर गए, क्या तुम भी कल भी जाओ। उपयुक्त वाक्यों में मैं, उसके, उसकी, तुम शब्द किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आए हैं, अतः ये सभी सर्वनाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है। बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आ आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले या श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। यह तथा ये सर्वनाम निकटता प्रकट करते हैं जबकि वह तथा वे दूरी प्रकट करने वाले सर्वनाम विशेष संदर्भ में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का भी कार्य करते हैं। जैसे प्रेमचंद महान लेखक थे, आप उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं, तो इनको इस तरह से संबोधित किया जाता है। यहाँ आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए किया गया है। ठीक है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास अथवा दूर स्थित किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि। यह दिव्यांश की पुस्तक है, वह रेलवे स्टेशन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गा रहा है, पानी में कुछ गिर गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, किसकी आदि। अब देखो जैसे इसमें है तुम्हारा क्या नाम है, वे किसकी पुस्तकें हैं। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम कर्ता के रूप में स्वयं निज को बताने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम स्वयं कर लेना, राजेश खुद ही गिर गया। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, वह, जैसा, वैसा आदि। जो मेहनत करेगा वो पास होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इसमें विशेष देखिए क्या है, यह तथा वह निश्चयवाचक सर्वनाम भी है और अन्य पुरुष भी। दोनों में अंतर ये है कि अन्य पुरुष सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु की ओर संकेत या इशारा करते हैं। इसे निश्चयवाचक सर्वनामों को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सर्वनाम के संबंधों में कुछ विशेष बातें। पहला, लिंग के कारण सर्वनामों में कोई बदलाव नहीं होता, अर्थात स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों के लिए एक जैसे ही सर्वनाम प्रयोग होते हैं। नंबर 2, यह और वह का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक संकेतवाचक दोनों के लिए होता है। जैसे वह दौड़ रहा है पुरुषवाचक, वह घर गोपाल का है निश्चयवाचक। अगला विषय है हमारा विशेषण। वेरी इंटरेस्टिंग। विशेषण का अर्थ है विशेषता बताना, है ना, बताने वाला। विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या, गुण, दोष, मात्रा आदि को बताते हैं। मेरे पास 3 पुस्तकें हैं। रीना चतुर लड़की है, ग्लास में थोड़ा दूध है। तो उपयुक्त वाक्यों में आए मोटे शब्द 3, चतुर व थोड़ा संज्ञा शब्दों, पुस्तकें, लड़की तथा दूध की विशेषता बता रही है। व्याकरण में ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यानी कि अगर आप परिभाषा की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। यानी कि गुण, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, मीठा, बुरा, कठोर, मुलायम, लाल, काला, ऊंचा, छोटा आदि। गुणवाचक विशेषण से संज्ञा शब्दों के नीचे दी गई विशेषताएं प्रकट होती हैं। गुण परिश्रमी, अच्छा, सरल, योग्य, दयालु आदि। दोष आलसी, बुरा, दुष्ट, नालायक, क्रूर, कठोर आदि। रंग बैंगनी, हरा, काला, लाल, नीला, भूरा, सलेटी आदि। आकार लंबा, छोटा, चपटा, गोल, टेढ़ा, सीधा आदि। स्थान देशी, विदेशी, जापानी, भारतीय, हरियाणवी आदि। काल प्राचीन, नवीन, आधुनिक, ऐतिहासिक, नया, पुराना आदि। दिशा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, अंदरूनी आदि। स्वाद खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा, तीखा, चरपरा आदि। गंध सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, बदबूदार, खुशबूदार, सुवासित आदि। स्पर्श कोमल, कठोर, चिकना, मुलायम, खुरदरा आदि। दशा सूखा, गीला, कमजोर, तंदुरुस्त, दुबला आदि। ध्वनि मधुर, कर्कश, मंद, तीव्र आदि। परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तोल या माप का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ज्यादा, कम, पूरा, आधा, बहुत कम, इतना, उतना, कितना आदि। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 10, दर्जन, पहला, चौथा, आखिरी आदि। सार्वनामिक विशेषण सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के विशेषण के रूप में भी होता है जब ये शब्द
संज्ञा के स्थान पर अकेले आते हैं तब ये सर्वनाम कहे जाते हैं, लेकिन जब ये संज्ञा के साथ या पहले आते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह घड़ी किसकी है और ये लड़की मेरी बहन है। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में वह तथा यह संज्ञा शब्दों घड़ी व लड़की से पहले आ रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक व लड़की है स्त्री व बच्चे, प्रश्नवाचक कौन आदमी किसकी पुस्तक, अनिश्चयवाचक कुछ बात कोई आदमी, संबंधवाचक जो लड़का जो छात्र। प्रविशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की बजाय विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे रिया बहुत सुंदर है, राकेश बेहद मोटा है। उपयुक्त वाक्यों में बहुत तथा बेहद शब्द सुंदर तथा मोटा विशेषणों की भी विशेषता बता रही है, अतः ये प्रविशेषण है। प्रविशेषण प्राय विशेषणों के गुणों को और बढ़ाकर बताते हैं। प्रमुख विशेषण है बहुत, अति, अत्यंत, बड़ा, बेहद, घोर, महा आदि। विशेषणों की तुलना अवस्था। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। सबसे पहले है मूलावस्था। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता प्रकट करते हैं। इस अवस्था में तुलना नहीं की जाती, अपितु विशेषण का सामान्य प्रयोग किया जाता है। जैसे रेणु अच्छी गायिका है। उत्तरावस्था इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, जैसे रेणु सरिता से अच्छी गायिका है। उत्तमावस्था इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा कहा जाता है, जैसे रेणु सबसे अच्छी गायिका है। विशेषणों की अवस्थाओं के रूप। विशेषण की अवस्थाओं के रूप 2 प्रकार से बनते हैं, अधिक या सबसे का प्रयोग करके, संस्कृत के शब्दों तत्सम के साथ तर या तम प्रत्यय लगाकर, अधिक और सबसे का प्रयोग करके। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। देखिए, कंजूस, अधिक कंजूस और सबसे कंजूस, 3 तरह के कंजूस होते हैं। कायर, अधिक कायर और सबसे कायर। वीर, अधिक वीर और सबसे वीर। डरपोक, अधिक डरपोक और सबसे डरपोक। तर तथा तम प्रत्यय लगाकर मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। निकट, निकटतर, निकटतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। ठीक है। अब विशेषणों की रचना के बारे में बात करते हैं। विशेषणों की रचना मुख्यतः 4 प्रकार से होती है। संज्ञा से विशेषणों की रचना। जहर, जहरीला, समाज, सामाजिक, इतिहास, ऐतिहासिक, कुल, कुलीन, बुद्धि, बुद्धिमान, धन, धनी, मामा, ममेरा, तेज, तेजस्वी और राष्ट्र, राष्ट्रीय। बंदर, बंदर वाला, भूत, भौतिक, व्यापार, व्यापारिक, दया, दयालु, भारत, भारतीय, कृपा, कृपालु, सप्ताह, साप्ताहिक, ग्राम, ग्रामीण, गांव, गवां। सर्वनामों से विशेषणों की रचना। जो, जैसा, जितना, यह, ऐसा, इतना, वह, वैसा, उतना, कौन, कैसा, कितना। क्रियाओं से विशेषणों की रचना। पढ़ना, पठित, गाना, गे, कमाना, कमाऊ, सड़ना, सड़ियल, प्रशंसा करना, प्रशंसनीय, चलना, चलने वाला। कहना, कथित, लड़ना, लड़ाकू, पीना, पेय, पूजना, पूज्य, विचार करना, विचारणीय, सहना, सहनीय। अव्यय से विशेषणों की रचना। अव्यय विशेषण। बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी, मध्य, मध्यस्थ। पास, पास वाला, नीचे, निचला, निकट, निकटस्थ, अंदर, अंदरूनी। क्रिया। क्रिया का अर्थ है कार्य। क्रिया प्रत्येक वाक्य में अवश्य होती है, क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। ठीक है। अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्रिया। वह खा रहा है, गीता सो रही है, सूर्य निकल रहा है, वर्षा हो रही है। आते हैं परिभाषा पे। वाक्य में जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है, सुबह उठने से लेकर और रात को जब हम सोते हैं, दिन भर में जितने भी कार्य, जितने भी क्रियाकलाप हम करते हैं, वो सब क्रिया में आते हैं। जो भी काम हम करते हैं, एवरीथिंग। ठीक है। तो पीछे चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे शब्दों से किसी काम के होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी मोटे शब्द क्रिया हैं। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता हो उसे कर्म कहते हैं। क्रिया को देखकर ही कर्ता व कर्म का अनुमान लगाया जाता है। धातु।
प्रत्येक क्रिया का एक मूल रूप होता है जिसका रूप काल, अवस्था और लिंग के अनुसार बदलता रहता है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। ये मूल रूप से क्रिया के सभी रूपों में रहता है। उदाहरण के लिए पढ़ एक धातु है। अब इसके रूप देखिए। संतोष को पढ़ना चाहिए, रमा ने पाठ पढ़ा। कृपया आप ये सूचना पढ़ें, इतनी लंबी कहानी कौन पढ़े। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है। उपयुक्त वाक्य में पढ़ धातु से पढ़ना, पढ़ा, पढ़े, पढ़ेगा रूप बने हैं और सभी में पढ़ विद्यमान है। तो इसका मूल रूप यानी धातु जड़ रूट, रूट क्या हुई, पढ़। ठीक है, क्रियाओं के सामान्य रूप में से ना निकाल दें तो जो बचता है वही धातु होता है। जैसे सामान्य क्रिया धातु अब देखते हैं। लिखना, हंसना, उठना। लिख, हंस, उठ। सोना, सो, जागना, जाग, रोना, रो। ठीक है, क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहला है अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं लगता और क्रिया का व्यापार एवं फल दोनों ही कर्ता में रहते हैं, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा हंसा, पक्षी उड़ रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में यदि कौन लगाकर प्रश्न किया जाए तो उत्तर बच्चा व पक्षी आते हैं। यही अकर्मक क्रिया की पहचान है। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में जिन क्रियाओं में क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा है, माँ खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्यों में लिख रहा है तथा खा रही है क्रियाओं का फल राम व माँ पर न पड़कर पत्र व खाने पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक व सकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या होती है। दोनों क्रियाओं में अंतर समझने के लिए वाक्य की क्रिया पर क्या लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि उत्तर में कोई निर्जीव संज्ञा मिलती है तो क्रिया सकर्मक होती है, अन्यथा अक। याद रखिए कुछ सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म भी प्रयोग होते हैं। ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाता है, कविता ने भाई को खाना दिया। इन क्रियाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति या वस्तु के रूप में दो कट चाहिए। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में आप पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ ही चुके हैं। यहाँ केवल संयुक्त नाम धातु व पूर्वकालिक क्रियाओं के बारे में हम दोबारा दोहराएंगे। पुनः मतलब दोबारा दोहराएंगे। संयुक्त क्रिया, जब वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है तो एक साथ प्रयोग की गई क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे रवि पतंग उड़ा रहा है, मीरा पत्र लिख रही है। क्रियाएं उड़ा रहा है, क्रियाएं लिख रही है। संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है। ये मुख्य कार्य की ओर संकेत करता है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में उड़ा तथा लिख मूल क्रिया है और इसके बाद रहा है तथा रही है सहायक क्रियाएं आरह। संज्ञा सर्वनाम विशेषण व ध्वन्यात्मक शब्दों के साथ ना प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं नाम धातु या नामिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे तारों का टिमटिमाना आकर्षक लगता है, इतना बचपना मत दिखाओ, दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। उपयुक्त वाक्यों में टिमटिम से टिमटिमाना, बचपन से बचपना, खटखट से खटखटाना क्रिया रूप बनाए गए हैं। क्रिया के ऐसे रूप ही नाम धातु कहे जाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जब मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया आती है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं खाना खाकर बाजार गए, पिताजी घूमकर वापस आ गए, अमर सोकर उठा है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में खाकर, घूमकर तथा सोकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं क्योंकि ये मुख्य क्रियाओं गया, आ गए तथा उठा है से पहले आ रही है। इस पाठ में हमने क्या जाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से होता है। संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से, क्रिया विशेषणों से। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम।
जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।